आज हम पहुंचे हैं वृंदावन। आज हम वृंदावन में आपको एक खास इंसान से मिलाने लाए हैं। पेशे से एक कॉलेज प्रोफेसर कहें या शमशान की माँ, आखिर कैसे 60 साल की लक्ष्मी गौतम का एक मिशन सड़क पर रहने वाली कई बेसहारा महिलाओं के लिए जीवन यापन का सहारा बन चुका है। एंजल ऑफ वृंदावन के नाम से लक्ष्मी गौतम की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। राधे राधे। हम मौजूद हैं वृंदावन के मोक्ष धाम पर। आज आपको वृंदावन की एक ऐसी बेटी से मुलाकात कराएंगे जो शमशान की माँ भी कहलाई जाती है। अब आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी से। राधे राधे। मैं वृंदावन में जन्मी और वृंदावन की भूमि को ही अपना कर्म भूमि बनाया। वृंदावन की गलियों में खेली, पली, बड़ी, पढ़ी और यहीं मैंने अपने सेवा कार्यों को मूर्त रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। अब चूंकि वृंदावन की बेटी हूँ तो वृंदावन की भूमि से इस वजह से मुझे बहुत लगाव है। और जब मैं अपने आसपास सफेद कपड़े में लिपटी, जिनके सिर घुटे हुए होते थे, जिनके हाथ में शाखा नहीं होता था, माथे पर सिंदूर नहीं होता था, उन महिलाओं को देखती थी तो मन में पीड़ा होती थी। बाल मन की एक स्वाभाविक कसक जब मैं कुछ करने लायक हुई तो मुझे लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। और 95 में जब मैं पहली बार नगर पालिका की सभासद बनी, सीनियर वाइस चेयरमैन बनी, तो मैंने इन माताओं के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करना शुरू किया। जैसे दवाएं, इनके लिए भोजन, इनकी पेंशन, इनका राशन, इसकी व्यवस्था करने लगी। परंतु 2011 में जब नालसा सुप्रीम कोर्ट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से वृंदावन में एक सर्वेक्षण आया कि वृंदावन में ये माताएं कहाँ से आती हैं, कैसे रहती हैं, इनका सोशल स्टेटस क्या है, इनका रिलीजियस स्टेटस क्या है, इनकी उम्र क्या है, और ये यदि इनको इनके देश भेज दिया जाए तो क्या ये वहां पर रह पाएंगी। जैसी सुविधाएं इनको वृंदावन में मिलती है, सुविधाएं इनको इनके प्रदेश में उपलब्ध करा दी जाए तो क्या ये रहेंगी। परंतु ज्यादातर माताओं ने मना कर दी। और इस बात में मैं, क्योंकि उस सर्वेक्षण का मुख्य अंग में थी, मुख्य पार्ट में थी, मैंने सर्वेक्षण को किया था, तो मैंने पाया कि 70% माताएं पश्चिम बंगाल से आती हैं और उसमें हर एज ग्रुप की माताएं थी, चाहे वो 30 साल की हो, 50 साल की हो, 80 साल की हो, और ज्यादातर उसमें विधवा माताएं थी। ये विधवा शब्द बड़ा अपशकुनी शब्द माना जाता है पश्चिम बंगाल में आज भी। दूर दराज के गाँव में जैसा अमानवीय व्यवहार इन माताओं के साथ किया जाता है वो शायद एक इंसान सोच भी नहीं सकता है। उसी सर्वेक्षण के दौरान मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जो मुझे गाइड तो नहीं किया गया था कि आप इस पर विचार करिए, परंतु मन की एक भावना थी कि मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार कैसे होता है। और मैंने जब नालसा के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा कि आप इस पर लिखिए और सपोर्टिंग पेपर डाल के लगाइए। और जब मैंने पाया कि इन माताओं का अंतिम संस्कार, आश्रमों में रहने वाली माताओं का अंतिम संस्कार या सड़क पर पड़ी रहने वाली माताओं का अंतिम संस्कार, जो उनका एक संवैधानिक अधिकार भी है, सम्मानजनक ढंग से नहीं होता, उचित ढंग से नहीं होता, या कहते कि होता ही नहीं, तो एक संकल्प लिया कि वृंदावन में कोई भी माता अपना देह त्याग करेगी तो उसका अंतिम संस्कार, उसका दाह संस्कार पूरे विधि विधान के साथ, पूरी सनातनी पद्धति के साथ उनकी ये बेटी करेगी। आपको आपका जो नाम है उस शमशान की माँ कैसे पड़ गया और अब तक कितनी माताओं के को आपने दाह संस्कार किया है? अब मैं कैसे बताऊं, लोग मुझे क्या क्या नहीं कहते। कोई बुआ कहता है, कोई शमशान की माँ कहता है, कोई एंजल ऑफ वृंदावन कहता है। बेटी तो मैं वृंदावन की हूँ, तो शायद मेरे इस कार्य को लोगों ने इस मातृत्व भाव से देखा है कि माँ बच्चे को पालती पोसती ही नहीं है, उसके बाद में यदि उसका शरीर किसी माँ का देह त्याग होती है तो उसके शरीर को पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना, उसका दाह संस्कार करना जैसी क्रिया को मैं करती हूँ, तो शायद इस नाम से मुझे पुकारा जाने लगा। लोग मानते हैं, जानते हैं और कहते हैं। परंतु एक बात सच है, जैसा आपने पूछा कि कितनी माताओं को किया, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं रखा। मेरे साथ कभी कभी कोई नहीं होता तो फोटो भी नहीं ले पाती, मैं अकेले ही शव को लेके आती हूँ, अकेले ही उसकी चिता सजाती हूँ, अकेले ही उसको निराती दिलाती हूँ। और अब माता ही क्या, कोई भी साधु संत, पुलिस सूचना दे, क्षेत्रीय लोग सूचना दें,
या जिसके पास आर्थिक अभाव हो, उस शव को मैं लेके आती हूँ और एक बेटी और बहन या एक माँ की तरह से उसका अंतिम संस्कार करती हूँ। एक जिस तरह से एक पुरुष की बॉडी को लाना और उन बॉडियों को लेके आना जिन्होंने उनके परिवार वालों ने तिरस्कार कर दिया हो, छोड़ दिया हो, कभी कभी रात में भी आना पड़ता होगा, तो क्या डर नहीं लगता आपको उन सब चीजों? देखिए, कोरोना में तो एक दिन का ही मैं आपको घटनाक्रम बताऊं कि रात को 9 बजे मुझे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से किसी परिजन का फोन आया कि उनका कोरोना में कोई व्यक्ति चला गया है तो उसका अंतिम संस्कार करना है। मैं रात में 9:30 बजे रामकृष्ण मिशन पहुंची, मैंने एम्बुलेंस में उस शव को उठाया। कोरोना भीषणतम स्थिति में था, परंतु मैं उसके बावजूद गई। मैं जहाँ सब लेके आई और मैं उसका अंतिम संस्कार कर ही रही थी कि दूसरा फोन आया लगभग 11 बजे। दूसरी बॉडी भी मुझे वहीं से उठानी थी और आप आश्चर्य कहें या दुखद घटना है कि तीसरा फोन, जब मैं रास्ते में थी तो तीसरा फिर फोन आता है और रात में 2:30 बजे मैं अपने घर पहुंची। तो बीच में मेरे बच्चों का, मेरे पतिदेव का फोन आया कि आज पूरी रात शमशान घाट पर ही रहना है। तो 9 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में मैंने 3 लोगों का अंतिम संस्कार किया था। मैंने सुना है कि आपके जो परिवार है उसके बारे में बताया और एक एम्बुलेंस भी आपकी चलती है जो हमेशा निराचित होगी, वो क्या है उस एम्बुलेंस की कहानी जो आपको मतलब सबकी सेवा में करती है, परिवार से लेकर एम्बुलेंस तक की कहानी? 2016 में एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि दिल्ली में पति पत्नी अपने बच्चों के बंधक थे, बेटों ने बंधक कर रखा था और पति का हाल बहुत खराब था। उनकी पत्नी ने वृंदावन से किसी से संपर्क करके मुझे फोन मिलाया और दिल्ली पुलिस से मैंने संपर्क करके उन पति पत्नी को दिल्ली की एम्बुलेंस से वृंदावन बुलाया और यहाँ मायावती 100 शैय्या अस्पताल में उनको एडमिट कराया। चौथे दिन वो बुजुर्ग खत्म हो गए तो मेरे पास एम्बुलेंस उस समय नहीं थी। मैं बहुत परेशान रही। मैंने वृंदावन में कई जगह फोन किया उनके शव को ले जाने के लिए, परंतु मुझे कहीं से भी सहयोग नहीं मिला। तो मैंने ई रिक्शे में उनके शव को ले जाने के लिए जब तैयार हुई तो मुझे एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हम एम्बुलेंस मंगाते हैं। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि नई नहीं खरीद पाऊं पर पुरानी तो मैं लूंगी, और कुछ दिन बाद ही मेरे पास एक एम्बुलेंस थी जिसमें हम शवों को ले जाते हैं। कितना अच्छा लगता है जब इन सभी के कामों के बीच में आप रहती हैं, क्योंकि सबसे हटके एक अलग काम है। एक मन में किस तरह की संतुष्टि होती है इन सबको कर? ये काम नहीं है, ये दायित्व है जिसे मैंने लिया है। ये पावन संकल्प है। जिस समय मुझे आश्रय सदनों में जब मैं सर्वेक्षण कर रही थी, मुझे मालूम पड़ा था कि शवों का अंतिम संस्कार नहीं होता है या सम्मानजनक ढंग से नहीं होता। मैंने उसी दिन संकल्प लिया था और मैं अब इसे अपना पूरा कर्तव्य मान के पूरा करती हूँ। और आपको बताऊं कि जब मैं किसी अंतिम संस्कार के बाद घर में लौटती हूँ तो रास्ते में मुझे लगता है कि शायद मैंने आज फिर एक अश्वमेध यज्ञ किया है। कई घर वालों ने रोका नहीं, टोका नहीं, कई बच्चों ने कुछ? देखिए, मैंने भी बताया ना कि उस रात को मैंने 3 शवों का अंतिम संस्कार किया। कोरोना चरम पे था। मेरे बच्चे कह रहे थे कि आप घर पर नहीं है, आप शमशान स्थल पर है, क्योंकि मेरे 3 बच्चे बाहर जॉब में है। बोले वीडियो कॉलिंग करके दिखाइए। तो मैंने उनसे कहा कि नेट नहीं है मेरे में और यहाँ नेट काम नहीं कर रहा। तो बोले कि नहीं, तुम दिखाओ। तो मैंने बताया मैं शमशान घाट पर हूँ, मैं डायबिटिक भी हूँ, तो मुझे बहुत डर था कि मुझे कोरोना इफेक्ट नहीं करे, परंतु ईश्वर ने बड़ी रक्षा की और आज मैं आपके सामने हूँ। तो कुल मिला के घर में कौन कौन है आपके, वो जरूर बताएं। और दोनों सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी सैलरी से करते हैं कि वो चैरिटी आपको मिलती है? मेरे पतिदेव स्टेट बैंक से रिटायर्ड है। मेरा बड़ा बेटा साइंटिफिक ऑफिसर है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है। छोटा बेटा मेरा मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। मेरी बेटी जज है, इस समय CGM हजारीबाग है। और मेरी दोनों बहुएं भी बहुत मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेती है। छोटी बहू और बड़ी बहू भी तैयारी कर रही है। ये मेरा परिवार है। एक पोता है, एक नातिन है। और रही चैरिटी की बात, जब तन मन से मैं कर रही हूँ तो मोदी जी ने खुद मुझसे आग्रह किया था जब 2015 में मुझे PM हाउस बुलाया था और मेनका गांधी जी से कहा था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए कुछ आर्थिक सहयोग होना चाहिए। तो मैंने हाथ जोड़कर उसे यही निवेदन किया कि श्रीमान, आपने नौकरी दी है, नौकरी से सैलरी मिलती है, तो वो मेरे लिए काफी है, वो भी सरकारी गारंटी है मेरे लिए। CM योगी से लेकर PM मोदी तक आपके कामों में सभी खुश रहते हैं। राष्ट्रपति जी भी आपको मिले थे, कई पुरस्कार मिले। कौन कौन से पुरस्कार अब तक आपको मिल चुके हैं और कहाँ कहाँ तक ये सम्मान आपका पहुंचा है? देखिए, सबसे पहले मुझे 2013 में रिलायंस हीरो का अवार्ड मिला था, जो रिलायंस हीरो फाउंडेशन ने दिया था। 2015 में भारत का सर्वोच्च महिलाओं को दिए जाने वाला जो पुरस्कार होता है, नारी शक्ति पुरस्कार, उसके लिए मुझे बुलाया गया था।
और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मैं हूँ जिसे ये पुरस्कार मिला है। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के हाथ मुझे मिला था। 2016 में फिर वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, वो भी मुझे भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। पुनः मुझे 100 वुमेन अचीवर अवार्ड राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2016 में ही दिया गया। इसके अलावा देवी पुरस्कार मुझे माननीय योगी जी के हाथों मिला है, एसटी वुमेन अवार्ड मिला है। ऐसे कितने अवार्ड हैं जो मुझे मोदी जी और योगी जी के हाथों मिल चुके हैं, जिसमें सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दी गए 2019 में अगेन मुझे वेब वंडर वुमेन मिला है। और अभी 2023 में मुझे एट होम कार्यक्रम में राष्ट्रपति हमारी आदरणीय द्रौपदी जी मुर्मू जी ने मुझे बुलाया एट होम कार्यक्रम में, और उत्तर प्रदेश से शायद मैं अकेली थी जिसमें केवल कैबिनेट और पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी रहे थे। और उसमें जाकर मैं बड़ी गौरवान्वित हुई कि मुझे पता नहीं किस तरीके से उन्होंने कॉल किया और मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया था। आप एक शिक्षिका भी हैं, कर्तव्य जो आप समाज के प्रति निभा रही है, क्या वह शिक्षा में आपके सम्मिलित होता है बच्चों को? देखिए, मेरे बच्चे मुझे एक प्रोफेसर के अलावा इस काम से ज्यादा जानते हैं। मैं समझती हूँ मेरे कॉलेज में और मेरे आसपास के, क्या मथुरा जनपद के जितने बच्चे, मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो मुझे पहचानते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट ही नहीं, जो मेरे बेटे बेटी है, इसके अलावा भी जितना युवा वर्ग है वो मेरे कामों से बहुत प्रभावित होता है। और मैं कभी उसे हेल्प ही लेना चाहूँ, जैसे कभी रात में मैं शमशान घाट आई और मुझे रिक्शा नहीं मिलता, मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, कोई ना कोई मुझे घर छोड़ देता है, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्या आपके साथ यूथ जुड़ रहा है, क्योंकि उम्र का पड़ाव ढलान पर है, और ऐसे में इस शक्ति को आगे बढ़ाने का काम आप आने वाले समय में कैसे करने वाले हैं? देखिए, परिवार में से मेरी छोटी पुत्रवधू और मेरा छोटा बेटा जो मर्चेंट नेवी की सेवाओं के बाद में लगभग 6 महीने वृंदावन रहता है, वो मेरे कामों से जुड़ा हुआ है। एक बार जब यहाँ मोक्षधाम नहीं बना था तो घाट पर रात में 11:30 बजे हमने एक डेड बॉडी उठाई थी, क्योंकि उसे घर नहीं ले जा सकती थी, तो लाइट नहीं थी उस समय, अमावस्या की रात थी, तो मैंने एक्टिवा की हेडलाइट में उसका अंतिम संस्कार किया था। छोटा बेटा ही मेरे साथ था और मेरी छोटी बहू मेरे कामों को संभालेगी। मुझे लगता है कि मैं शायद जितना कर रही हूँ, मैं प्रभु से भी कामना करती हूँ कि वो उससे ज्यादा करे। कोई आखिरी संदेश जो देना चाहोगी? संदेश यही है, सबसे ज्यादा मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होती है, युवाओं की शक्ति की बात होती है, तो लोग अपने कामों के अलावा ऐसे कामों से भी जोड़े कि समाज जिनकी अपेक्षा करता है, समाज को जिनकी जरूरत है। कितने लोग ऐसे हैं कि एक्सीडेंट होता हुआ छोड़ जाते हैं, मरे हुए को गिरे हुए को छोड़ जाते हैं, बेटी से छेड़छाड़ हो रही है उसे छोड़ जाते हैं, कोई बूढ़ी माँ सड़क पर तड़प रही है उसको छोड़ जाते हैं। कम से कम गौर करें, मानवता का परिचय दें।